तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये सभी प्रश्न और पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा यदि आप कमेंट करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में पार्ट 1 की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, सभी को हम बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को पता होता है, पूर्णांक 100 नंबर का रहता है, खासकर शिक्षा शास्त्र का। तो चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्न। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। और ये एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर किसमें, शिक्षा शास्त्र में। और 5 क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। छात्र कहा जाता था, अंतेवासी, बिच्छू या श्रमण। 4 विकल्प है, इनमें से एक राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है आप हमें लास्ट में बताइएगा, अभी एक एक करके मत बताइए। तो जो इनमें से आपका है राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से आपका अंतेवासी हो जाएगा, जो कि वैदिक काल में जो गुरुकुल में जो पढ़ने वाले अंतेवासी को कहा जाता है, यानी जो छात्र थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। दूसरा है जो हमारा प्रश्न स्क्रीन पर, अधोलोकित क्या है। अधोलेखित में प्रव्रज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है। का आपका हो जाएगा वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा या आधुनिक शिक्षा है। स्टूडेंट 4 विकल्प है दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से आपका दिया जाएगा, सभी को पता होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसमें से आपका बौद्ध शिक्षा हो जाएगा, जो कि प्रव्रज्जा संस्कार से संबंधित है। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये आपको आता होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी आपकी जोरों शोरों से करा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में तो हमारा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट इस बार शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन का पेपर देने वाले हैं, 100 में से 90 या 80% तो मार्क जरूर अचीव करें। तीसरा जो प्रश्न है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। ये आपका मैं सजेशन दे दूं, आपका ये जो चैप्टर 3 है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, उससे ये प्रश्न लिया गया है। और ये जो 4 वर्ष 4 माह जो दिन आयु कौन सा शिक्षा संस्कार होता है, तो ये आपका बिस्मिल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम शिक्षा है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। तो तीसरे का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइएगा एक कॉपी पेन में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब जो प्रश्न का है बोर्ड एग्जाम में डिमांड रहता है। चौथा प्रश्न क्या है देखिए, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई। ये आपको बताना है। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई ये किस सन में हुई, ये बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। यदि आपको इसका सही विकल्प है तो आप हमें जरूर बताइएगा, लेकिन इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 1935 ईस्वी हो जाएगा, जो कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना इस सन में हुई थी। आंसर चौथे का खा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर आ चुका है हमारा 5वां प्रश्न। क्या है, शिक्षा आयोग ब्रैकेट में आपका 1964-66 ईस्वी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठोरी आयोग, मुदालियर आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या हंटर आयोग। 4 विकल्प है। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते जाइएगा, लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। तो जो 5वां प्रश्न है इनमें से आपका कठोरी आयोग हो जाएगा, जो कि 1964 और 66 ईस्वी को कहा जाता है शिक्षा आयोग को। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये किस सन में हुई थी, ये आपको बताना है। 1916 में ईस्वी में, या 1917 ईस्वी, 1919 या 1933। 4 विकल्प है स्टूडेंट, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हो जाएगा, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे जो पार्ट 1 से रिलेटेड आते हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, गांधी जी की शिक्षा क्या है, गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न है सिवाय किसके है। निम्न है सिवाय जो एक शिक्षा है, वैश्विक शिक्षा है, वर्धा योजना है, नई तालीम या हस्तशिल्प शिक्षा।
सभी को पता होगा, नहीं पता है यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, नई तालीम। किताब में भी इसका राइट आंसर दिया हुआ है, आंसर गा नई तालीम हो जाएगा, जो कि गांधी जी की शिक्षा के बारे में आता है। और बोर्ड एग्जाम में बता दूं, जो गांधी जी का शैक्षिक विचार के बारे में भी आता है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में होता है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है 4 नंबर का होता है, जो कि जियोग्राफी में लघु उत्तरीय के बराबर होता है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। जो वैज्ञानिक युग में स्टूडेंट, जो विश्व की गंभीर समस्या है, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार रिपीट कर चुका है, जो एजुकेशन में है। याद रखिएगा, यदि आप इसको हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आता होगा आपको। तो जो 8वां प्रश्न है, इनमें से आपका पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक युग की क्या है, विश्व में यानी पूरे संसार की ये समस्या है। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। 9th नंबर देखिए प्रश्न क्या है, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है हमारे देश में, ये कब पारित हुआ था? 4 विकल्प है, इनमें से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। सारे को आप आंसर कैलकुलेट करते रहिएगा, और ये आपके NCERT ई बुक से लिया गया है, याद रखिएगा। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे हम उसका रिप्लाई देते हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपका सन 1986 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में क्या है, पारित हुआ। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। यानी जो 4 है, 4 दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक जो है प्राकृतिक आपदा, या सब भी प्राकृतिक आपदा हो सकते हैं। तो आग लगना भी एक प्राकृतिक आपदा है, मानवकृत भी आपदा ये कह सकते हैं, बाढ़ भी हो सकता है, सूखा यानी सूखा पड़ जाए, यानी पानी ना बरसे 4-5 साल तो वो सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाए अत्यधिक तो ये भी प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो यानी ये टोटली आपका ये सभी के रूप में आ जाएगा, याद रखिए। यदि इसका कोई आंसर और बनता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो 10 का आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा 11 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है बहुविकल्पीय का, कि भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया। यानी जो भारत में किस शिक्षा को बेसिकली जो अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया, आपका स्क्रीन पर विकल्प है। का आपका हो जाएगा तकनीकी शिक्षा, खा आपका प्रौढ़ शिक्षा, गा कंप्यूटर शिक्षा, या घा प्राथमिक शिक्षा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए कॉपी में, और इसका आंसर आप हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आप एक प्रकार से आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्राथमिक शिक्षा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न शैक्षिक स्तर के लिए जिम्मेदार कारण है। यानी जो निम्न शैक्षिक स्तर है, इसके लिए बेसिकली जो जिम्मेदार कारण है कौन है? दोषपूर्ण अनुशासन व्यवस्था, खास शैक्षिक सुविधाओं की कमी, गा मूल्यांकन प्रणाली का दोषपूर्ण होना, या घा ये सभी। यहाँ पर आपको शैक्षिक स्तर के लिए जिम्मेदार कारण बताना है। 12 नंबर प्रश्न है, इसको आप किताब में भी देखकर बता सकते हैं। तो देखिए जो 12 नंबर है, इनमें से आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। यानी जो शैक्षिक स्तर के लिए जिम्मेदार कारण है, ये तीनों कारण है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है स्क्रीन पर, महिला समख्या क्या है? महिला समख्या योजना का प्रारंभ हुआ किस सन में प्रारंभ हुआ? स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक है जो सन में प्रारंभ हुआ, आपकी स्क्रीन पर बताइए स्टूडेंट। आप हमें वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर दे सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है, कोई कहीं पर नहीं भाग रहा है। आप इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, तब आप हमें लास्ट में कैलकुलेट करके सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिखाएंगे और बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन 1989 में आपका महिला समख्या योजना का प्रारंभ हुआ। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? क्या है? जो अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद है, इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई ये बताना है। स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प हुए हैं स्टूडेंट, देखिए। का आपका हो जाएगा 1937 ईस्वी में, खा 1938 ईस्वी में, गा 1939 ईस्वी में, या घा 1940 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। यदि आपको पता है तो सारे को कैलकुलेट करके आप हमें बता सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो 14 नंबर का आपका गा हो जाएगा 1939 ईस्वी हो जाएगा। यदि इसका आंसर कोई और बनता है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बुक और गूगल पर सर्च करने पर यही आता है। काफ़ी बार क्या होता है कि बुक में थोड़ा गलती भी हो जाती है, तो वो जब
गलती हो जाती है तो इसको रिसर्च करना पड़ता है, क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करना पड़ता है, तब काफ़ी इसका आंसर मिलता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। यानी जो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ है ये बेसिकली किस संस्कार से होता था, जो आपका पहला चैप्टर है उससे ये लिया गया प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से आपका सभी को पता होगा, प्रवज्जा जो होता है ये आपका बौद्ध काल से होता है, और उपनयन संस्कार ये आपका वैदिक काल से माना जाएगा, जो कि शिक्षा का जब बालक जाता है शिक्षा यानी जब वहाँ पर जाता है वैदिक काल में गुरुकुल में, तो वहाँ पर जो संस्कार होता है उपनयन के बाद में ही शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है। तो यहाँ पर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्टूडेंट, अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है 16 नंबर प्रश्न। क्या दिया हुआ देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर में स्थित है। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बाद में हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये वर्तमान समय में किस नगर में स्थित है ये आपको बताना है। ब्रैकेट में आपका 4 यानी विकल्प 4 दिए हुए हैं। सभी को पता होता है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यदि ये पढ़ता होगा यानी शिक्षा शास्त्र बुक पूरी पढ़ी होगी आपने तो ये इसका आंसर पता होगा। काफ़ी बार इसका भी हमने जिक्र किया है अपने वीडियोज़ में, तो यदि आप हमारे पुरानी स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही, तो ये आपका पटना हो जाएगा, पटना बिहार, यानी नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में वहीं पर निकट स्थित है, तो पटना इज राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए, मध्यकालीन ब्रैकेट में आपका मुगल कालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी, ये आपका कौन हो जाएगा याद रखिएगा। मध्यकालीन शिक्षा के समय में जो महिला इतिहासकार थी ये बेसिकली कौन थी आपको बताना है। का आपका हो जाएगा नूर जहाँ, खा राजिया बेगम, गा अब्बासी या गुलबदन बेगम। 4 विकल्प है, इनमें से आपका एक है। तो मैं बता दूं इनमें से जो 17 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका गुलबदन बेगम जी हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 17 नंबर का घा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, कलकत्ता ब्रैकेट में आपका है अब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। क्या है जो 18 नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता अब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। इनमें से 4 विकल्प है, कोई एक है जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय या कलकत्ता के संस्थापक हैं। तो 18 नंबर प्रश्न स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें से आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर, खा इज राइट आंसर 18 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन हम करा कर रहेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा पार्ट 1 का वीडियो है। आप लोग पार्ट 2 का वीडियो कहेंगे तो वो भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसी में आपको जो तैयारी है अच्छी सी करनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो 19 नंबर जो प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया। क्या है विधेयक जो पारित किया गया शिक्षा का अधिकार, ये किस सन में पारित किया गया। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मैं बता दूँ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय के, लेकिन 5 क्वेश्चन काफ़ी दमदार होते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आपका चैप्टर 1 से ही पूछा जाए, चैप्टर 5 से ही पूछा जाए, चैप्टर 6 से पूछा जाए, कहीं से भी पूछा सकता है। कोई नहीं जानता कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ लिया जाएगा, बस ये आपको याद रखना कि बुक से ही पूछा जाएगा, कहीं बाहरी से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा 2009 में ईस्वी में शिक्षा का अधिकार विधेयक क्या हुआ पारित किया गया, याद रखिएगा। इस नंबर प्रश्न क्या है देखिए कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। ये कथन बेसिकली किसका है, यानी ये कथन है जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, ये कथन किसका है बताना है आपको। 4 विकल्प है, कोई एक है जो कि बताना है। इसका राइट आंसर बताइएगा लास्ट में हमें कमेंट पे। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, जो कि इनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे शैक्षिक विचार मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का विचार क्या है, शैक्षिक विचार लिखिए, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से ये कथन मदन मोहन मालवीय जी का है। तो 20 का घा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है कि वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता है, यानी जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली है इसके जो प्रणेता है कौन है। मदन मोहन मालवीय जी है, विवेकानंद है, गांधी जी हैं या टैगोर जी हैं। तो यदि आपने पढ़ा होगा शिक्षा शास्त्र का जो गांधी जी के बारे में जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 21 का आपका गा हो जाएगा गांधी जी, जो कि वैश्विक शिक्षा प्रणाली के क्या है प्रणेता है, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चंस है रिसर्च करने और कॉपी में लिखने के लिए काफ़ी मेहनत लगा है। तो यदि आप एक लाइक कर देते हो, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल भी सब्सक्राइब करने में 2 ही सेकंड लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्या है देखिए, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? अनौपचारिक है, घनिष्ठ है, साधारण है या कोई संबंध नहीं? तो यहाँ पर पर्यावरण की बात हो रही है और जनजीवन यानी हमारे जीवन से, तो इनमें से आपका घनिष्ठ इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22 का सही विकल्प हो जाएगा। इसको भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो किताब में भी देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? सभी को पता होगा, ये जो है ये 5 क्लास के जो बच्चे हैं उसको भी इसका आंसर पता होगा। तो ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? तो सभी को पता होता है जो ध्वनि प्रदूषण यानी कानों से होता है। तो इनमें से आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कान है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है। भूकंप की तीव्रता क्या है? जो भूकंप है इसकी तीव्रता मापने का पैमाना है, या इसका पैमाना कौन हो जाएगा बताइएगा, या इसका मापने का यंत्र कौन है? ये प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो इनमें से रिएक्टर स्केल हो जाएगा, न्यूटन स्केल, पास्कल स्केल या SI स्केल। भूकंप की तीव्रता के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका सही विकल्प बताइए स्टूडेंट। कमेंट में आप इसका स्पेशलिस्ट हमें एक अलग से बताइएगा कि 24 का ये इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूकंप की जो तीव्रता मापने का जो पैमाना स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें से आपका रिएक्टर क्या है, रिएक्टर स्केल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 24 का सही विकल्प है। अगला देखते हैं क्या हमारा। देखिए 25 नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। अपव्यय क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किसने संबंधित की है, या समस्या क्या है? ये व्यावसायिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है या तकनीकी शिक्षा है? 4 विकल्प है स्टूडेंट, राइट आंसर हमें बताइएगा कमेंट में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है आपका बेसिकली जो शिक्षा शास्त्र का होता है ये आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से आपका जो आ जाता है पार्ट 2 यानी उसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, साइकोलॉजी से। पार्ट 1 में आपका शिक्षा शास्त्र। तो पहले क्या होता था, ये 2 भागों में अलग अलग पेपर कराया जाता था, लेकिन ये अब दोनों एक ही ज्वाइंट कर दिया गया है और एक ही में यानी एक ही दिन पेपर में समाप्त हो जाता है, पूरा 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 25 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्राथमिक शिक्षा इज राइट आंसर 25 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न आ गया है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर है, यानी जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर है बेसिकली सामान्य है, सामान्य से उच्च है, सामान्य से निम्न है या अस्पष्ट है। 26 नंबर प्रश्न है, इसका भी हमने वीडियो में काफ़ी बार इस प्रश्न का जिक्र किया है। तो है जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर है, इनमें से आपका सामान्य से निम्न हो जाएगा इज राइट आंसर, जो कि 26 का सही विकल्प है। अगला देखते हैं क्या है स्टूडेंट। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका है? मेजनी का है, नेपोलियन बोनापार्ट का, जॉन डीवी का या बिस्मार्क का? देखिए 4 विकल्प है, यहाँ पर आप प्रश्न को पहले पढ़िए, उसके बाद में ही राइट आंसर दीजिएगा। खा हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, जो कि ये कथन कहा है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? जो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ ये बेसिकली किस सन में हुआ ये बताना है। आपका का हो जाएगा 1908 ईस्वी में, खा 1910 ईस्वी में, गा आपका 1921 ईस्वी में या घा 1922 ईस्वी में। भारत में प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है, तो 28 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा 1910 ईस्वी इज राइट आंसर, जो कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ था। तो 28 का खा इज राइट आंसर। हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिया हुआ है। देखिए 29 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, खा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय नीति। तो इनमें से कोई एक राइट आंसर हो जाएगा, तो बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा 29 नंबर जो आपका प्रश्न है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है स्क्रीन पर। देखिए 30 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद में इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैलकुलेट करके।
30 का देखिए क्या है, बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था। जो बौद्ध काल यानी जो आपका चैप्टर 2 है शिक्षा शास्त्र का, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उससे ये लिया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद में जो मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था, यानी जो बालकों को बौद्ध काल में किस शिक्षा के बाद में, तो इसे उपनयन तो होगा ना क्योंकि ये वैदिक काल का है। इनमें से आपका प्रवज्जा इज राइट आंसर, यानी खा 30 नंबर का खा सही विकल्प हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो ये 30 प्रश्न था, इसका कैलकुलेट करके आप हमें राइट आंसर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या आ जाता है। अब स्क्रीन पर हमारा आ चुका है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है। फर्क बस इतना है कि ये आपका एक राइट आंसर, यानी जो प्रश्न होता है बस इसका राइट आंसर एक लाइन में देना होता है। उसमें आपका 4 विकल्प दिया जाता था, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न था। लेकिन ये भी आपका एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसमें बस आपको एक राइट आंसर देना, यानी एक लाइन में इसका आंसर देना रहेगा, बस कुछ नहीं है। तो देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी हम लेकर आए क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, देखिए क्या है, वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों यानी अर्थात वेदों के नाम है, यानी जो वैदिक शिक्षा आधार है इसमें ग्रंथों यानी वेदों का नाम है कौन सा वेद है। या इस प्रकार से भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के 4 ग्रंथों का नाम बताइए। तो वेद में देखिए 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थावेद। इतना ही आप लिख देंगे, 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। आपको विकल्प की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसका एक राइट आंसर देने की जरूर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है, 5 निश्चित उत्तरीय पूछा जाता है, यदि आपने बुक में देखा होगा। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या जाता है, बौद्ध काल में किन्हीं 2 विश्वविद्यालय का नाम लिखिए, यानी जो बौद्ध काल में किन्हीं 2 विश्वविद्यालय का आपको नाम लिखना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय तथा जो दूसरा है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो इनमें से आपका 2 विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध काल के समय के हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो जाइए सर्च कीजिए शिवम स्टडी नॉलेज और हमें फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी आप कहते हैं कमेंट करते हैं, जिस पर वीडियो बनाने के लिए लेकर आते हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर कि मुस्लिम काल में मकतबों, ये देखिए मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर आपको ये बतानी है, चैप्टर 3 से लिया गया प्रश्न है, मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मुस्लिम काल में मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्या है, प्राथमिक स्तर की जो मुस्लिम काल में शिक्षा ये प्रदान की जाती थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा एक एक लाइन में आंसर देना रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना रहता है। यदि आपका ज़्यादा बड़ा देने का मतलब है तो 25 शब्द से ऊपर दे जाइएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनर आप थोड़ा भी लिखेंगे तब भी 1 नंबर देगा। प्रश्न का उत्तर जितना है उतना पूछा गया उतना दे देते हैं, 1 नंबर दिया जाएगा। उससे बाहर ही मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो होता है काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आप समय नहीं दे पाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर आप मिस कर देते हैं और काफ़ी नंबर आप मिस कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो छोटे जो क्वेश्चन इस पर आप कम ध्यान दीजिए लेकिन समय बचने के बाद में। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है हमारा, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। यानी जो छनाई की सिद्धांत है ये सुझाव किसने दिया था। याद रखिएगा चैप्टर, हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर छनाई का सिद्धांत जो है सुझाव ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले इज राइट आंसर। आपका 1 नंबर यहाँ पर भी फिक्स हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न, इन सभी क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे प्रश्न का आंसर को आप नोट करते चलिएगा। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान समय में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना है। जो वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना है क्या है आपका, पहले इसमें इस तरह से पूछा जाएगा 10 + 2 + 3, उसके बाद में दूसरे में 8 + 4 + 3। तो यहाँ पर ये बात हुई है, देखिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना 10 + 2 + 3 है। इसका बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि 10 + 2 + 3 का संरचनात्मक विवरण दीजिए या इसका पूरा आंसर दीजिए। तो ये आपका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, निश्चित उत्तरीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है आपका, इसके लिए संस्थापक थे, ये कौन थे ये आपको बताना है। संस्थापक पूछा गया है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बताया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सन भी बताया था कि ये कितने सन में स्थापित हुआ।
यहाँ पर ये बात हो रही है कि संस्थापक का नाम क्या है, तो यहाँ पर संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, याद रखिएगा कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय इज राइट आंसर 6 नंबर प्रश्न का। एक एक नंबर का होता है तो काफ़ी स्टूडेंट इसका आंसर तो दे ले जाते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि जब भी आप पेपर देते जाते हैं तो आपका बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय प्रश्न से ही आपका कॉपी जो है चेक होनी शुरुआत होती है। तो वहीं यदि आपने गड़बड़ की होगी तो आगे एग्जामिनर डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, निश्चित उत्तरीय आपकी बुक में भी दिया है उसको भी सॉल्व कीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हल कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी और भी बेटर हो पाए और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, महात्मा गांधी जी, क्या है 7वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी, ये आपको बताना ही है। 7वां प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका वैश्विक शिक्षा पद्धति जो है महात्मा गांधी जी ने बनाई थी, इनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही विकल्प आप लिख दीजिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 7वां प्रश्न भी हमारा हो गया। चलिए अगले प्रश्न, 8वां हमारा स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। ये भी निश्चित उत्तरीय का, क्योंकि हमने बताया था आपका 14 चैप्टर है जो सेक्शन ए का है। सेक्शन बी वाला हमें नहीं पता, सेक्शन बी का भी जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि कितने चैप्टर हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको तो पता होगा। तो देखिए जो 8वां हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो वर्तमान समय है ये बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न में भी, यदि आपने पढ़ा होगा और यदि आप बहुविकल्पीय प्रश्न तीसों को आपने कवर किया है तो इसका आंसर आप हमें बताएंगी। एक टेस्ट के रूप में भी आपने ले सकते हो उन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 8वां जो प्रश्न है, इनमें से जो पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ये आपको याद रखना है। एक एक नंबर का प्रश्न है, इसको आप कर ले जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद में देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्वनि मापन की इकाई क्या है, जो ध्वनि मापन है इसकी इकाई क्या है। इनमें देखिए डेसिबल ब्रैकेट में आपका डीबी हो जाएगा, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आपका काम आने वाला है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई। 10 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद में ही आंसर दीजिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो वहीं में काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कंफ्यूज आपको नहीं होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है, लेकिन उसका जो राइट आंसर होगा सटीक एक ही होगा, जो कि पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना विभिन्न आपदाओं को नियंत्रित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए किए गए हैं। क्या है, खोजने के लिए की गई है, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना इसलिए किया गया है। 1 नंबर का प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन यानी छोटा क्वेश्चन होता है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से 1 नंबर का ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। निश्चित उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं आप एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है ये किस आयु वर्ग के जो निरक्षरों हैं इनके लिए चलाया गया, 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ये हमारा 11 नंबर भी प्रश्न हो गया। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए। जो राष्ट्र की प्रगति है इसके जो शिक्षा का सामान्य स्तर ये बेसिकली कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर देखिए, राष्ट्र की जो प्रगति है शिक्षा का सामान्य स्तर क्या है, ऊंचा होना चाहिए। बस यहाँ इतना ही आपको ऊंचा लिख देना है, जो सामान्य स्तर है बस इतना ऊंचा लिख देना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 1 नंबर इसमें भी आपको दे दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, RMSA, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है 13 नंबर में कि RMSA का विस्तारित रूप लिखिए। स्टूडेंट यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन सभी को लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। और जो भी आपके क्लास में आपके स्टूडेंट हो, आपके भाई बहन जो भी रिलेटिव हो, उनको वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प हो बोर्ड एग्जाम में और वो भी काफ़ी अच्छी मार्क्स लेकर आए। तो RMS का जो विस्तारित रूप है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म एक प्रकार से ले सकते हैं। तो 13 नंबर में प्रश्न हमारा हो गया।
चलिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, समाज शिक्षा के 2 साधन लिखिए। जो समाज शिक्षा है इसके बेसिकली आपको 2 साधन लिखना है। तो पहला आपका हो जाएगा प्रौढ़ कक्षाएं और दूसरा आपका क्या है, सामुदायिक केंद्र। ये समाज शिक्षा के 2 साधन है मुख्यतः। ये यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यानी अति लघु उत्तरी में पूछ लिया जाता तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करके लिखना होता कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, सामुदायिक केंद्र क्या है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होता, जो कि 4 नंबर का है, ओबियसली आप कर लेते। अब देखिए हमारा अगला क्या आ जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 नंबर का पूछा जाता है, क्या है, 4 नंबर का पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, खासकर शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं, इसका भी हमने कुछ आंसर क्वेश्चन लेकर आए हैं उस आंसर के साथ में। तो इसी बात पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए पहला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष क्या है। जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष कौन कौन से हैं, मुख्य दोष बताइए, मुख्य दोष पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर देखिए क्या है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष क्या है। जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। धार्मिक कट्टरता, पहला आपका हो जाएगा धार्मिक कट्टरता। जब भी आप दीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से डाला हुआ है, आप इस प्रकार से डालिएगा। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, इस प्रकार से लिखेंगे तो सीरियल वाइज होगा और एग्जामिनर को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप समझ जाएंगे, आप हमारे लेजेंड स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे इसको। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है ना, कभी कभी नहीं समझ पाता है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें आप देखिए क्या है, इसमें पॉइंट क्या है, पहला धार्मिक कट्टरता, दूसरा आपका अमनोवैज्ञानिक क्या है, अमनोवैज्ञानिकता, तीसरा आपका साधारण की शिक्षा का अभाव, चौथा आपका पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, पांचवा आपका सांसारिकता क्या है, सांसारिकता की प्रधान, 6 आपका शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व क्या है, अस्थायुक्त, और 7वां आपका शारीरिक दंड की प्रधानता। तो ये आपका मध्यकालीन शिक्षा के जो मुख्य दोष है ये कुछ इस प्रकार से है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या आ जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। जो पर्यावरण शिक्षा है इसकी जो विषय वस्तु है ये बेसिकली क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको देना है आंसर। तो इसका देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू हमने लेकर आया हूँ ताकि आपका जो सारा डाउट क्लियर रहे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। बड़े में नहीं देना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया, जितने शब्द में पूछा गया उतना ही दीजिए, फालतू मत दीजिए। इससे टाइम आपका क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 10-10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन पूछा आता है, उसका आंसर दे देते हैं तो 30 नंबर आपका फिक्स है, कोई काट नहीं सकता। तो इसका पॉइंट वाइज देखिए, पहला आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण, दूसरा आपका जनसंख्या का नगरीकरण, तीसरा है वृक्ष एवं जल संसाधन, चौथा है आपका क्या, मानव तथा पर्यावरण, पांचवा है वायु प्रदूषण, 6 सरकारी नीति एवं नागरिक, उसके बाद में 7वां क्या है, सामाजिक संसाधन, उसके बाद में सामाजिक संसाधन ही हमारा 7वां ही। याद रखिएगा पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है, और हमेशा याद रखिएगा पॉइंट वाइज दीजिए, सीरियल वाइज, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से देंगे तो आपका राइटिंग भी आप काफ़ी अच्छी बैठेगी और इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। 8वां क्या है, बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। तो ये पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु है, यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स बताए इस पर आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करके लिखना होता, यानी विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होता तो लिखना होता तो लिख देते। आप स्टूडेंट हैं, आप समझ कर भी इसको अपने हिसाब से यानी अपने शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि किताबी भाषा में देना है, बस कुछ जो आपका पॉइंट है वो किताबी भाषा होना चाहिए। तो दूसरे का हमने राइट आंसर दे दिया, इसको समझ लिया आपने। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या आ जाता है। देखिए स्क्रीन पर हमारा आ चुका है तीसरा प्रश्न। ये देखिए, सामाजिक शिक्षा की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। क्या है, जो सामाजिक शिक्षा है इसकी आपको एक स्पष्ट परिभाषा लिखनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, कुछ इस प्रकार से है। सामाजिक शिक्षा का अध्ययन क्या है, सामाजिक शिक्षा, ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको अति लघु उत्तरीय, कॉपी पेन में नोट करते जाइएगा। इसका आप वीडियो रोक कर भी कोई नोट कर सकते हैं, कोई कहीं पे ही नहीं जा रहा। तो सामाजिक शिक्षा का अध्ययन एक क्या है, सामाजिक शिक्षा का अध्ययन के एक प्रकार है, पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न करना है और उनमें सामाजिक सुसंगठितता क्या है, सामाजिक सुसंगठितता की भावना को वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर सामाजिक शिक्षा की स्पष्ट परिभाषा हमने लिख दिया है, थोड़ा बड़े में था, इसको हमने काट कर अपने शब्दों में प्रेजेंट कर दिया है। इतना लिख देंगे, 4 नंबर आपका फिक्स
फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय का, याद रखिएगा ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं, ये आपका पहला जो चैप्टर है वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर समावर्तन के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए क्या है इसका आंसर, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य क्या है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था, यानी जो शिशु है यानी जो विद्यार्थी है 25 वर्ष की आयु में ये जो संस्कार होता था समावर्तन, ये संस्कार आयोजित होता था। चौथा प्रश्न, इसको आप वीडियो रोक कर भी समझ सकते हैं। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए, हमने चौथा डाल दिया है, तो यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न रख लीजिए। क्या है, स्त्री शिक्षा। यहाँ पर देखिए ये गांधी जी के द्वारा बताया गया कि स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर गांधी जी के आपको विचारों का उल्लेख करना है। और जो गांधी जी के बारे में हमने बताया आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में कि गांधी जी का शैक्षिक विचार आता है, गांधी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताइए। और स्त्री शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं यानी पढ़ने के लिए, ये भी इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, फिलहाल हम उसके आंसर की ओर गौर करते हैं। तो देखिए गांधी जी का विचार था कि भारतीय समाज में उत्थान विकास एवं प्रगति के लिए स्त्रियों क्या है, प्रगति के लिए स्त्रियों की दशा को सुधारना आवश्यक है। इसके लिए स्त्रियों अपने कर्तव्य और अधिकारों से परिचित हो जाए। वे स्त्रियों को सामाजिक कार्यों के लिए भी शिक्षा देना चाहते थे। यानी यहाँ पर जो गांधी जी के अनुसार क्या है कि गांधी जी का जो विचार था कि भारतीय समाज के उत्थान विकास एवं प्रगति के लिए स्त्रियों की दशा को सुधारना आवश्यक है, यानी उन्हें पढ़ाना लिखाना और उन्हें भेदभाव करा, जो भेदभाव था ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच में, उसके बारे में बताना, ये बताना कि स्त्रियां किसी से कम नहीं है। तो स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी जी के विचारों का कुछ इस प्रकार से उल्लेख है। यदि आपका यही प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता तो इसका आंसर आपको सटीक देना होता। तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय का 5 प्रश्न था। इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 ही प्रश्न लेकर आए थे। यदि आप कहेंगे और प्रश्न लाने के लिए जो कि अति लघु उत्तरीय पर होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो वो वीडियो भी जल्द ही आएगा, बस आप कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में हमने क्या 5 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 जो हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न और 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को बताया है।